हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट। इसके पहले हमने बिल्डिंग स्टोन को कवर कर लिया 3-4 पार्ट में। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट को हम सीमेंट देखते हैं। हम सीमेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट एक आपका बंधक पदार्थ होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे, कहीं भी आपका वाइवा चल रहा है, अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या फिर इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है कि सीमेंट क्या है। तो एक वर्ड में आप याद रखेंगे कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, बंधक पदार्थ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बाइंडिंग मटेरियल। अब क्या होता है सीमेंट तो जान गए कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है, जो मटेरियल होते हैं उनको बांधने का काम करता है। लेकिन ये बाइंडिंग मटेरियल होता क्या है, सीमेंट में पानी मिलाने से इसमें एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे सीमेंट में बंधने का गुण आ जाता है। तो जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, जिससे ही सीमेंट में बाइंडिंग का गुण आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के कण आपस में जिस गुण के कारण चिपकते हैं उसे हम कोहेजन कहते हैं, और जिस फोर्स के कारण ये चिपकते हैं उसे हम कोहेजिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, और इसी क्रिया के कारण जो आपका होता है सीमेंट में बंधने का गुण आता है। और सीमेंट के कण आपस में जिस गुण के कारण चिपकते हैं, यानी कि जिससे उनमें बंधने का गुण आता है, तो उससे हम कोहेजन कहते हैं। जब उनके कण आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे तभी उनमें बाइंडिंग अच्छे से बन पाएगी। और जिस फोर्स के कारण ये चिपकते हैं उस फोर्स को हम कोहेजिव फोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जब सीमेंट के कण दूसरे मटेरियल यानी कि एग्रीगेट के साथ चिपकते हैं तो उस क्रिया को हम अहेजन कहते हैं। यानी कि जब सीमेंट के साथ यानी कि सीमेंट के आपस में कण जो होते हैं सीमेंट के कणों से ही चिपकते हैं तो उसे हम कोहेजन कहते हैं। और जब सीमेंट के कण किसी दूसरे मटेरियल के साथ चिपकते हैं यानी कि एग्रीगेट के साथ चिपकते हैं तो हम उस क्रिया को अहेजन कहते हैं। तो कोहेजन और अहेजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे सब मटेरियल आपका है जिसमें सीमेंट प्लस सीमेंट है, यानी कि सीमेंट के ही कण हैं, तो अगर ये आपस में चिपकेंगे तो कोहेजन कहलाएंगे। और अदर जो मटेरियल होते हैं, यहाँ पर सेम मटेरियल है, यहाँ पर अदर मटेरियल है, सीमेंट प्लस एग्रीगेट है, तो वहाँ पर अहेजन होगा आपको। तो ये क्लियर हो गया होगा कोहेजन और अहेजन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट में ऐसे मटेरियल जिसमें कोहेजन और अहेजन दोनों गुण पाए जाते हैं उस मटेरियल को ही बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो ये सबसे अच्छी डिफिनीशन आपकी मानी जाएगी बाइंडिंग मटेरियल की, कि अगर आपसे कोई पूछे बाइंडिंग मटेरियल किसे कहते हैं तो यहाँ से आप ये डिफिनीशन दे सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें कोहेजन और अहेजन दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि जो मटेरियल आपस के कणों के साथ चिपकते हैं और दूसरे मटेरियल के साथ भी चिपकते हो, तो इस जो मटेरियल होते हैं ऐसे मटेरियल जो होते हैं उसी को हम बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंडिंग मटेरियल में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल में हम सीमेंट का यूज करते हैं, लाइम का, मड एंड जिप्सम का। पहले हम लाइम का ज़्यादातर यूज करते थे, मड का यूज करते थे, लेकिन आजकल हम सीमेंट का ज़्यादातर यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या है कि सीमेंट ही यूज में आता है बाइंडिंग मटेरियल में, तो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम सीमेंट का भी यूज करते हैं। यहाँ से आपको एक डायग्राम की मदद से समझाया जा रहा है कि जब सीमेंट के कण सीमेंट के कणों से ही चिपकते हैं तो आपका कोहेजन होता है, और जब सीमेंट के कण किसी अदर मटेरियल के कण से चिपकते हैं यानी कि एग्रीगेट से, तो आपका इसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो आपका अहेजन कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सीमेंट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होते हैं, कोहेजन क्या होता है, अहेजन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से हम यूज करते हैं तो ये भी आपको बता दिया गया। चलिए आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के प्रकार क्या होते हैं। तो जो मेनली इनके प्रकार हैं वो दो ही होते हैं। वैसे तो सीमेंट आपके बहुत सारे टाइप्स हैं सीमेंट के, लेकिन जो इनके मेन टाइप्स हैं वो आपके दो ही होंगे। जब भी आपसे सीमेंट के टाइप पूछा जाए तो दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल सीमेंट, एक आर्टिफिशियल सीमेंट। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे सीमेंट आपके आ जाते हैं, लेकिन मेन टाइप जो है दो ही है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सीमेंट आपका क्या होता है, जो आपके नेचर में अवेलेबल है पहले से ही, तो हमारा नेचुरल कहलाएगा। और जो आर्टिफिशियल यानी कि जिसको हम बनाते हैं
मानव द्वारा बनाया जाता है वही हमारा आर्टिफिशियल कहलाता है। तो नेचुरल सीमेंट में आपका आर्जिलेशियस मटेरियल, मृतिका में पदार्थ जो होता है 20 से 40% होता है, और कैल्सीरियस मटेरियल यानी कि चूना में पदार्थ आपका 60 से 80% होता है। तो ये आपके होते हैं नेचुरल सीमेंट में। ये दोनों मटेरियल की आपकी क्वांटिटी बता दी गई कितनी कितनी मात्रा में होती है। इसमें देखिए नेचुरल सीमेंट आपका कैसे मिलता है, जो आपका स्टोन होता है, स्टोन की क्रशिंग होती है, उसके बाद से इसकी बर्निंग होती है, और बर्निंग के बाद 75 से 150 माइक्रोन के छोटे छोटे टुकड़ों में इनको क्रशिंग करके तोड़ा जाता है। फिर इनकी ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग के बाद आपको नेचुरल सीमेंट प्राप्त होता है। इसी को हम रोमन सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो आपका नेचुरल सीमेंट है वही आपका रोमन सीमेंट भी कहलाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, कभी कभी रोमन के नाम से पूछ देगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इनकी बर्निंग जो हम करते हैं 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस प्रकार से आपका नेचुरल सीमेंट प्राप्त हो जाता है। एक फ्लो डायग्राम की मदद से हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल सीमेंट। तो इसमें आपका आर्जिलेशियस मटेरियल जो होता है, मृतिका में पदार्थ तो 33 से 38%, और जनरली हम 35% यूज करते हैं। कैल्सीरियस जो मटेरियल होता है, चूना में पदार्थ तो 62 से 67% लेते हैं, और जनरली हम 65% यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले हम जो मृतिका में और चूना में पदार्थ है इनको मिक्स करते हैं बाल मिल में, उसमें पानी डाल के, और फिर हम इनकी स्लरी बनाते हैं। स्लरी बना के रोटेटिंग किल्न में हम इनको पकाते हैं, बर्न करते हैं 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर यहाँ से हमको क्लिंकर प्राप्त होता है। क्लिंकर की साइज 2 mm से 10 mm तक होती है। फिर हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, और उसके बाद से हमें सीमेंट प्राप्त हो जाता है, जिसे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। ये आपका OPC सीमेंट यहाँ से तैयार होता है इस मेथड के थ्रू। तो ये हमारे हो गए 2 टाइप्स के सीमेंट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि अभी हम देखें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त हुआ हमारा। अब हम इसके ग्रेड देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इनके 3 ग्रेड होते हैं। 3 ग्रेड आप हमेशा याद रखेंगे, 33, 43 और 53। ये आपका OPC का ग्रेड है, OPC 33 ग्रेड, OPC 43 ग्रेड और OPC 53। 3 ग्रेड के आपके सीमेंट OPC के सीमेंट पाए जाते हैं। इनको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं G33, G43, G53। G का यहाँ पर मतलब है ग्रेड से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 33 है इसका IS कोड है 269, और 43 का IS कोड 8112। अब हम देखेंगे कि ये 33, 43, 53 ग्रेड है, तो इनका क्या मतलब है 33, 43 और 53 का। देखिए सबसे पहले हम 33 ग्रेड के सीमेंट को देखते हैं। तो जो ये यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, या फिर मतलब इसके जो भी ग्रेड है इसके साथ लिखे हुए हैं 33, 43, 53, ये इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 दिन के बाद। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, 28 दिन की तराई के बाद इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि OPC 33 ग्रेड कंक्रीट जो आपकी सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो 28 दिन की तराई के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनकी स्ट्रेंथ होगी। ये इसका मतलब है। इनका हो जाएगा 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है 28 दिन की तराई के बाद इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इनका हो जाएगा 53। तो देखिए G43 का हो गया 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 का हो गया 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आप ग्रेड का मतलब समझ गए कि जब भी आपका ग्रेड लिखा हुआ हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 दिन की तराई के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया G का मतलब है ग्रेड ऑफ सीमेंट से, और जो 33 या फिर जो भी अंक इसके साथ लिखे हुए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इन न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो ये पॉइंट आपसे इंटरव्यू में या फिर जो भी आपके वाइवा वगैरह होते हैं तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 33 ग्रेड का सीमेंट है उसके लिए क्यूरिंग पीरियड कितना होगा, तो उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या मिलेगी। अगर 3 डेज की तराई के बाद हम देख रहे हैं या फिर घंटे में बात करें तो 72 ± 1 घंटे। तो 3 दिन की तराई के बाद इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है
16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 7 दिन के बाद मिलती है 22 न्यूटन और 28 दिन के बाद मिलती है 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये 33 के लिए है, इसको भी आप याद रखेंगे। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? IS कोड इनका है 269 के अनुसार। इसका प्रयोग सामान्य निर्माण कार्यों में करते हैं, जो जनरली वर्क हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, वहाँ पर यूज करते हैं। इस ग्रेड का यूज करके M20 से ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट नहीं बना सकते हैं। जो हमारी सीमेंट है 33 ग्रेड की, उसका यूज करके हम M20 ग्रेड तक की कंक्रीट को बना सकते हैं, उससे ज़्यादा ग्रेड का नहीं बना सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने ग्रेड तक की कंक्रीट हम बना सकते हैं इस सीमेंट का यूज़ करके। तो ये आप याद रखेंगे M20। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रेड 43। इनका IS कोड है 8112। तो यहाँ से इनका देखते हैं क्यूरिंग पीरियड और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 3 दिन के बाद इनकी है 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 7 दिन के बाद 33 और 28 दिन के बाद जो ग्रेड होगी उतनी संपीड़न सामर्थ्य हमको मिल जाती है। यानी कि 43 पढ़ रहे हैं तो 28 दिन के बाद इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इनका भी यूज़ देख लेते हैं। इस ग्रेड के सीमेंट का यूज़ करके हम M25 और 30 ग्रेड का कंक्रीट बना सकते हैं। तो ये आप ग्रेड जरूर याद रखिएगा। ये जो कंक्रीट का ग्रेड दिया, जो M लिखा हुआ है, ये कंक्रीट का ग्रेड है। जो G लिखा होता है वो सीमेंट का ग्रेड होता है। तो M25 और M30 ग्रेड का कंक्रीट हम बनाते हैं ग्रेड 43 का हम यूज़ करके सीमेंट का। इससे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट नहीं बना सकते। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज में कि कितने ग्रेड तक की कंक्रीट हम बना सकते हैं सीमेंट का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा है ग्रेड 53। इसका IS कोड है 12269। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट IS कोड ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ग्रेड की कंक्रीट की IS कोड क्या होता है। तो IS कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। इनका हम देख लेते हैं क्यूरिंग पीरियड और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 3 दिन के बाद 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 7 दिन के बाद 37 और 28 दिन के बाद टोटल मिल जाएगा, यानी कि 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका यूज। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज हम करते हैं। M35, M40, 45 और 50 ग्रेड की कंक्रीट इससे हम बना सकते हैं। हाई ग्रेड की कंक्रीट बनाने में इसका यूज करते हैं। जो भी हाई ग्रेड की कंक्रीट होगी उसको बनाने में, यानी कि M35 से M50 ग्रेड तक की कंक्रीट हम बना रहे हैं। इसमें सीमेंट की खपत कम होती है, ये आप याद रखेंगे। इसमें जो होती है 53 ग्रेड के सीमेंट का यूज करने में सीमेंट की खपत कम होती है। रेनफोर्समेंट भी इसमें 5 से 8% कम लगता है और सीमेंट में 10 से 15% तक का बचत होता है। अगर हम 53 ग्रेड की सीमेंट का यूज़ कहीं कर रहे हैं तो इसमें आपके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। सीमेंट की जो खपत होती है कम होती है। जो रेनफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं, रेनफोर्समेंट भी आपका 5% से 8% तक कम लगता है। तो ये आप याद रखिएगा ये पॉइंट, कितना परसेंट कम लगता है। और जो सीमेंट होती है उसमें कितने परसेंट की खपत कम होती है? 10 से 15% तक का बचत होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारे ग्रेड ऑफ सीमेंट, जो भी आपके 3 ग्रेड के सीमेंट थे। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा एक ग्रेड है सीमेंट का IRS T4085 सीमेंट। तो ये आपका क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे स्लीपर सीमेंट भी कहते हैं। जो स्लीपर आपका इंडियन रेलवे में यूज़ होता है, तो वही हमारा ये ग्रेड है उस स्लीपर सीमेंट का। इस ग्रेड का सीमेंट केवल रेलवे के स्लीपर बनाने में यूज किया जाता है। ये जो आप सीमेंट का ग्रेड है इसको हम केवल रेलवे के स्लीपर बनाने में करते हैं। यह सीमेंट केवल रेलवे के पास होता है, मार्केट में यह उपलब्ध नहीं है। तो ये आपका मार्केट में उपलब्ध नहीं होता, इसका यूज़ हम और कहीं करते भी नहीं है, केवल रेलवे के स्लीपर बनाने में करते हैं। तो ये सीमेंट केवल रेलवे के पास मिलता है। तो ये ग्रेड आप याद रखेंगे कि यही आपका रेलवे में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एज पर IS 10-262 ग्रेड ऑफ OPC के ग्रेड देख रहे हैं इस कोड के अनुसार। तो यहाँ पर ग्रेड है और इधर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ग्रेड में अगर पूछा जाता है सीमेंट की इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। A ग्रेड का जो सीमेंट होता है उसकी 32.5 से 37.5, B की आपकी 37.5 से 42.5, ये आपका SSC में पूछा हुआ है B ग्रेड। C ग्रेड का आप देख सकते हैं ऐसे ही 5 हम अगर ऐड करते चले जाए, यानी कि इस सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो 32 + 5 किए आप 37 हो गया, 37 + 5 किए 42, यानी कि इसका जो लास्ट है यहाँ से शुरू हो रहा है +5 ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ से 5 ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ से ये याद करने का तरीका है। ऐसे ही हम ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपके A से F ग्रेड तक के होते हैं और बस 32 आप याद रखिए, 5 ऐड करते चले जाइए। तो यहाँ से आपके इनकी कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ होगी वो पता चल जाएगी।
ग्रेड के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं इनग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी, यानी कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के जो संगठक होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाकर हम, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाकर हम ओपीसी सीमेंट को तैयार करते हैं और उसमें किसकी मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं इंग्रेडिएंट यहाँ पर दिख रहा है आपको एक कॉलम में, परसेंटेज रेंज दिखेगा, यानी कि कितने से कितने परसेंट के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं, रेंज यहाँ पर बताया जाएगा। और जो हम यूज़ करते हैं, जितना परसेंट यूज़ में लेते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टेबल को, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लें। लाइम हम यूज़ करते हैं 62 से 67% और जनरली हम यूज़ में लेते हैं 65%। लाइम से हमें क्या मिलती है, स्ट्रेंथ। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट से क्या हमें प्राप्त होती है, स्ट्रेंथ किससे प्राप्त होता है, कलर किससे प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें। अभी बस हम इनका परसेंटेज देख रहे हैं। सिलिका यूज़ करते हैं 17 से 25%, जनरली हम 22% यूज़ करते हैं। एलुमिना 3 से 8%, यूज़ में हम लेते हैं 5%। जिप्सम का जो रेंज है 3 से 4%, इसको हम 4% यूज़ करते हैं। आयरन ऑक्साइड का रेंज जो है 3 से 4% है, इसको हम 3% यूज़ करते हैं। मैग्नीशिया आपका है 1 से 3%, इसको हम 1% यूज़ करते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका 1 से 3% है, इसको हम 1% यूज़ करते हैं। और एल्कलीज आपका 0.2 से 1% है, इसको भी हम 1% यूज़ करते हैं। तो ये टेबल आप ज़रूर बना लें। चलिए हम देखते हैं कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उनके क्या यूज है, किससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो कैल्सिनेशन आपका क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में लाल गर्म करते हैं तो ये क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसमें टेम्परेचर हमारा होता है 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जब भी हम किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में लाल गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो यही क्रिया हमारी निस्तापन कहलाती है। ये आपके आगे यूज में आएगा, इसलिए पहले बता दिया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को। पहला हमारा है लाइम। यह ओपीसी का सबसे महत्वपूर्ण संगठक है। सीमेंट में इसकी मात्रा 65% तक होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका का जब हम कैल्सिनेशन करते हैं 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से हमको मिलता है डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, लाइम को जब हम सिलिका के साथ मिलाकर इनका कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको C2S और C3S प्राप्त होता है। और ये हमारा इसका फार्मूला हो गया 2CaO इंटू SiO2 और ये आपका 3CaO इंटू SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो ये आपके कैल्शियम सिलिकेट हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखिए C2S और C3S मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यही हमारे बोगस कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, तो बोगस कंपाउंड्स में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। C4AF भी होता है, C3A भी होता है। तो यहाँ से अभी हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S और C3S। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में हर जगह क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके बोगस कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके बारे में हम याद रखेंगे किसका क्या वर्क है। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए आपका C3S रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इससे हमको जल्दी सामर्थ्य मिल जाती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो हमको जल्दी सामर्थ्य मिलती है, तुरंत की सामर्थ्य मिलती है, वो हमारी C3S के कारण मिलती है। और जो हमारी देर तक सामर्थ्य हमारे जो भी स्ट्रक्चर है वो ग्रहण करते रहते हैं, वो C2S के कारण मिलता है। C2S एंड C3S सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी कि ये हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम का जो यूज़ हम कर रहे हैं उससे हम सीमेंट को ये आपके स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। शुरुआत के 7 दिनों तक C3S सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। 28 दिनों के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो हमारी C3S के कारण आती है, और जो 28 दिन के बाद सीमेंट स्ट्रेंथ ग्रहण करता रहता है वो हमारी C2S के कारण आती है। 28 दिनों के बाद C2S के कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया 1 साल तक चलती रहती है। लाइम को हम कम यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी कम मिलेगी, लाइम को ज़्यादा यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा मिलेगी। सीमेंट कंक्रीट में चूने की मात्रा बढ़ाने से सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं, जब भी हम चूने की मात्रा कम करेंगे तो सामर्थ्य भी इनकी कम होगी, चूने की मात्रा बढ़ाएंगे तो सामर्थ्य भी इनकी बढ़ जाएगी। सीमेंट में चूने की मात्रा 67% से अधिक बढ़ाने पर सीमेंट में अनसाउंडनेस आ जाता है, यानी कि इनकी मात्रा जो रेंज इनका है उससे अगर आप अधिक भी लेते हैं तो भी दिक्कत है, कम लेंगे तो भी दिक्कत है। तो ज़्यादा यूज करने पर अनसाउंडनेस आ जाता है सीमेंट में, इसको भी हम दूर करते हैं टेस्ट की मदद से।
अनसाउंडनेस क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। सीमेंट जब पानी के संपर्क में आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अनसाउंडनेस का मतलब क्या है, जब भी हम ज़्यादा सीमेंट की मात्रा यूज़ कर रहे हैं, चूने की मात्रा यूज़ कर रहे हैं सीमेंट में, तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड का मतलब क्या होता है कि जब ये पानी के संपर्क में आता है तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये आपका होता है अनसाउंड। इसको हम आगे टेस्ट में देखेंगे कि कैसे हम इनको दूर करते हैं। देखिए C3S आपका अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और C2S आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि बाद में जो 28 दिन के बाद तक सीमेंट सामर्थ्य ग्रहण करता रहता है वो C2S के कारण। तो यहाँ से आपको C3S और C2S के जो वर्क थे, कार्य थे, वो आपको पता चल गए होंगे क्या कार्य होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे ज़रूर से ज़रूर, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये हम देखते हैं जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के Al2O3 के साथ निस्तापन करेंगे तो हमको C3A प्राप्त होता है। अभी हम इसके पहले देखे C2S और C3S हमें प्राप्त हो रहा था जब सिलिकेट के साथ हम इसका कैल्सिनेशन कर रहे थे, और जब हम एल्यूमिनेट के साथ करेंगे तो हमारा C3A मिलेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब देखिए C3A का क्या वर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके C2A, C3A, C4A, ये चारों के बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पर डिटेल में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले सीमेंट में पानी के साथ C3A क्रिया करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब पानी के साथ वो सबसे पहले क्रिया करती है और C3A होती है, यह सीमेंट को फ्लैश सेट कराता है, कंक्रीट के बहने के गुण को समाप्त कर देता है। C3A के कारण ही शुरुआत में सीमेंट सेट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम C3A के कारण ही कम ज़्यादा होता है। यदि जिप्सम मिलाएंगे तो सीमेंट थोड़ा देर से सेट होगा और जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। C3A के कारण ही ये जल्दी सेट होता है, तो अगर हम जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट थोड़ा देर से सेट होता है, नहीं मिलाते हैं तो जल्दी सेट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहले सीमेंट में पानी के साथ क्रिया कौन करता है, C3A। नेक्स्ट हम देखते हैं अब C4AF हमारा कैसे बनता है। जब CaO + Al2O3 + Fe2O3 हम इनका आपस में कैल्सिनेशन करेंगे तो हमारा C4AF प्राप्त होता है, जिसको हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बोलते हैं, C4AF। ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हमें C2S, C3S और C4AF के बारे में पता चल गया। आगे हम देखेंगे कि C4AF के बारे में भी डिटेल देखेंगे। अभी हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को देख रहे हैं, सिलिका। सिलिका का यूज़ हम 22% करते हैं सीमेंट में इंग्रेडिएंट के रूप में, और सिलिका को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ निस्तापन करते हैं तो हमको C2S और C3S मिलता है। C2S आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ और C3S आपका अर्ली स्ट्रेंथ। यहाँ से आप देख सकते हैं सिलिका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सिलिका भी आपका, लाइम भी आपका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा था, सिलिका भी आपका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सीमेंट में इसकी मात्रा हम 22% तक यूज़ करते हैं। जब सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका हार्डनिंग फास्ट हो जाती है, यानी कि सीमेंट जल्दी कठोर होने लगता है। तो आप मेरिट और डिमेरिट दोनों याद रखेंगे कि कम मात्रा यूज़ करने में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा यूज़ करने में क्या होता है, और जो इनकी मात्रा निर्धारित है वो यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है। तो ये हमारा सिलिका से स्ट्रेंथ प्राप्त होता है, इसकी 22% हम यूज़ करते हैं मात्रा। अगर ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे तो आपकी जो सीमेंट जो है जल्दी कठोर होने लगेगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है एल्यूमिना, Al2O3। सीमेंट में इसकी मात्रा 5% तक यूज़ करते हैं, और जब हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्सिनेशन कराएंगे तो यहाँ से हमको C3A मिलता है, जो फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्यूमिना सीमेंट में जमाव का गुण प्रदान करता है। यहाँ से आप याद रखेंगे जमाव का सेटिंग का जो गुण होता है एल्यूमिना के कारण आता है। और एल्यूमिना को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और Fe2O3 के साथ कैल्सिनेशन कराते हैं तो C4AF हमारा प्राप्त होता है। एल्यूमिना की मात्रा मैक्सिमम से अधिक यूज़ करने पर सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर एल्यूमिना की मात्रा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जो इनकी रेंज है परसेंटेज रेंज, उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका क्या होता है, सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एल्यूमिना एक फ्लक्स का कार्य करता है, गालक का भी कार्य करता है। नोट में हम देखेंगे सिलिका बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलता है, तो एल्यूमिना सिलिका को पिघलाने का कार्य करता है, इसी क्रिया को फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जो सिलिका होती है बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलता है, तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपका, अगर हम सिलिका एल्यूमिना मिला देते हैं उसमें, तो सिलिका को पिघलाने का कार्य करता है, यानी कि जल्दी उनको पिघला देता है, तो इसी को हम फ्लक्स कहते हैं, गालक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। सीमेंट में इसकी मात्रा 4% तक यूज़ करते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में हर जगह आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। यह सीमेंट में मंदक का कार्य करता है, रिटार्डर का। ये लाइन आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका जिप्सम होता है सीमेंट में मंदक का कार्य करता है, यानी कि जो इनकी सेटिंग टाइम होती है उसको ये बढ़ा देता है, धीरे धीरे सेटिंग टाइम आपकी सेटिंग होने लगता है, जल्दी आपका सेट नहीं होता अगर जिप्सम मिलाते हैं तो।
अगर सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा तो इसको हम बंधक बोलते हैं। ये आपका रिटार्डर का कार्य करता है। रिटार्डर आपका होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना व सेटिंग टाइम को बढ़ाना। जब सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा, यानी कि जल्दी आपका रिएक्शन नहीं होगा, इसी को हम रिटार्डर बोलते हैं। अपोजिट होता है दोनों। नेक्स्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड। सीमेंट में इसकी मात्रा 3% तक होती है। ये इनका रिएक्शन है Fe2O3 प्लस CaO प्लस Al2O3। इनका जब हम कैल्सिनेशन कराएंगे तो C4AF यहाँ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके और भी जो भी विशेषताएँ हैं। यह सीमेंट के सेट होने में सहायता करता है, जो आपका आयरन ऑक्साइड है। यह सीमेंट को हार्डनेस भी प्रदान करता है। यह सीमेंट को कलर प्रदान करता है। सीमेंट का हरा धूसर रंग इसी के कारण होता है। जो सीमेंट का कलर होता है हरा धूसर रंग, वो हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर इसको नोट कर लें। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपके मस्ट यूजफुल है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो हर लाइन से आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। यह गालक का कार्य भी करता है। सिलिका को कम ताप पर गलाने का ये कार्य करता है। फ्लक्स का भी कार्य करता है ये आयरन ऑक्साइड। इसकी मात्रा अगर हम अधिक यूज करते हैं तो ये सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। और अनसाउंड क्या होता है ये आपको पहले बताया गया कि अनसाउंड जो सीमेंट में अगर आ जाएगा तो सीमेंट जब पानी के संपर्क में आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये आपका होता है अनसाउंड। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम। सीमेंट में इसकी मात्रा 1% तक होती है। 1% या इससे कम मात्रा सीमेंट में होने पर यह सीमेंट को हार्डनेस और कलर प्रदान करता है। 1% से ज़्यादा यूज करने पर यह सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। इसमें भी अगर ज़्यादा मात्रा होगी मैग्नीशिया की तो ये अनसाउंड बना देगा सीमेंट को। नेक्स्ट हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसकी मात्रा सीमेंट में 1% होती है। इसकी सही मात्रा यूज करने से यह सीमेंट को साउंडनेस बनाता है, यानी कि निर्दोषिता रहता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है अगर सही मात्रा में इसकी यूज करेंगे तो। सीमेंट में इसकी मात्रा 1% से ज़्यादा यूज करने पर सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। तो ये भी आपका ज़्यादा मात्रा यूज कर रहे हैं तो ये अनसाउंड कर देता है सीमेंट को। लास्ट हमारा है एल्कलीज। सीमेंट में इसकी मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1% ही यूज करते हैं। इसकी अधिकता से सतह पर सफ़ेद धब्बे जो इफ्लोरोसेंस आपके होते हैं वो दिखते हैं। तो ये एल्कलीज के कारण, क्योंकि इसमें क्षार होता है, ये क्षार होते हैं, नमक होते हैं, तो इसी के कारण आपके जो सतह पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जिसको हम इफ्लोरोसेंस बोलते हैं, इफ्लोरोसेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी के कारण होते हैं। 1% से ज़्यादा इनकी मात्रा नहीं यूज करनी है। एल्कलीज में आपका Na2O प्लस और K2 आपका आ जाता है। साउंडनेस आपका सीमेंट के दोष को दूर करना होता है। और इस प्रकार से आपका एल्कलीज लास्ट टॉपिक था आपके इंग्रेडिएंट्स का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे सीमेंट के। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।